Hello students and welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 2 of your book, named We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Name of the chapter implies कि हम तब तक मरने से नहीं डरेंगे जब तक हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. And anyhow we will be together in all the circumstances. So we are not afraid to die if we can all be together is written by Gordon Cook and Ellen East. So now let's begin with the chapter. See this, the first stanza of your book. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब यहाँ पर जो पर्सन है बेसिकली उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि उनकी वाइफ मैरी और सन जोनाथन जो कि 6 years ओल्ड था एंड डॉटर सुजैन जो कि 7 years ओल्ड थी और खुद वो हस्बैंड, इन सब ने क्या किया था, दे हैव बिगन विद अ सेल. सेल मीन्स अ सी वॉयज फ्रॉम प्लाईमाउथ का है इंग्लैंड में, और ये एक रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते थे, डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज. किसका रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते थे? एक ऐसे पर्सन का जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक सी वॉयज की तरह कवर किया है. पूरा वर्ल्ड घुमाया उन्होंने सी वॉयज पर, और ये रिकॉर्ड बना था 200 years पहले. और जिस पर्सन ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ऑन सी वॉयज, उस पर्सन का नाम था कैप्टन जेम्स कुक. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अब यहाँ पर जो पर्सन है वो क्या बोल रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से मैरी मीन्स उनकी वाइफ एंड वो खुद जो कि 37 years ओल्ड हैं, वो एक ओल्ड बिजनेसमैन है, लेकिन उनका सपना क्या था कि वो कंटिन्यूसली एक बार तो एक बड़ी सी सेल टूर पर जाएं, सेल करें और एक फेमस एक्सप्लोरर बने. लोग उनको किस नाम से जाने? बिजनेसमैन के नाम से नहीं, न केवल बिजनेसमैन के नाम से बल्कि एक फेमस एक्सप्लोरर के नाम से भी. एंड इसके लिए उन्होंने फ्रॉम द पास्ट 16 years उन्होंने यही सब सोचा कि किस तरीके से उनको कब और कहाँ सेल करना है, कैसे वो अपना लेजर टाइम, जो प्लेजर टाइम होता है उनका, एन्जॉयमेंट का टाइम, वो सेलिंग के थ्रू निकालें. होनिंग आर सी फायरिंग स्किल्स मीन्स जो भी उनका सी लेवल के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग स्किल है उनको वो कैसे शार्पन अप करें, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं और कैसे अपनी स्किल्स के कारण, अपने कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के कारण उसको जीत सकें. तो यही दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का एक ड्रीम था कि उन दोनों को एक सी ट्रैवल करना है, एक सी वॉयज करना है और अपनी स्किल्स के थ्रू, अपने कॉम्पिटिटिव माइंड के थ्रू उन्हें उस ट्रैवलिंग में जीतना भी है. ये उनका एक ड्रीम था, इसीलिए वो कंटिन्यूसली ब्रिटिश वाटर्स में इसकी प्रैक्टिस करते थे. मींस इंग्लैंड के जो भी इस तरीके के सी लेवल होते थे या स्मॉल वाटर लेवल, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे जस्ट टू कैप्चर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गोइंग थ्रू द सी वॉयज. कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built. उनकी बोट का नाम उन्होंने क्या रखा था? वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी और वो 30 टन के वुडन, सारे के सारे जो भी आपके वुडन शोर्स होते हैं, जिसको आप एक जो भी सी लेवल पर एक बोट चलती है, स्ट्रॉन्ग बोट लाइक अ शिप, जब उसको आप बनाते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पर कितना वुड चाहिए, उस वुड की स्ट्रॉन्ग लेंथ क्या है, उसकी ब्रॉडनेस क्या है, वो पूरा उन्होंने डिसाइड करा. और साथ ही साथ
ये जो इसमें दिया हुआ है वुडन हल्ड, वो पूरी तरह से वुड से पैक्ड थी और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसमें जो वुड यूज़ थी वो बहुत हैवी थी, जो कि पानी में ईजिली गले ना ही वो स्लिप हो, और इसीलिए उसको प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, स्पेशली कि वो सी की लहरों को झेल सके, सी वाटर को झेल सके। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और इसी अकॉर्डिंग दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर कहीं ना कहीं बेस्ड है, उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने काफ़ी महीने लगा दिए अपनी इस वे वॉकर को बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली उसमें फ़िटिंग करी थी सब कुछ, जिसकी भी फिटिंग चाहिए होती है, फिर वो वुडन हो, कोई भी पार्ट, या रफेज हो, या फिर कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलरली जो सी को एंकर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली एक बोट को रोकते हैं पानी में, उन सब की उन्होंने प्रैक्टिस करी कि किस तरीके से एक पूरी परफेक्ट बोट को वो फिट कर सकें। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने कंटिन्यूसली उसका टेस्ट भी करा ताकि वो सबसे ज़्यादा बुरे वेदर में भी स्टिल रह सके और डूबे ना। The first leg of our planned 3-year is 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of the Africa to Cape Town. जब उन्होंने पहला टेस्ट करा तो उन्होंने कहाँ टेस्ट करा? 3 इयर्स पहले, जब उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी को पूरी तरह से कवर किया। एंड लकीली वो जर्नी उनके लिए प्लेजेंट थी, काफ़ी हैप्पीनेस वाली थी, क्योंकि वो सक्सेसफुल थे अपनी इतनी ज़्यादा सेलिंग पार्ट को करने में। और उन्होंने सेल कहाँ करा था? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्टर्न पोर्शन पर, टू द केप टाउन। तो वो केप टाउन तक गए थे थ्रू बोट सेलिंग। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सेगलर। और वहाँ पर ये जो ऑथर थे वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 और क्रूमैन थे, 2 और बोट मेंबर थे जो उनके साथ ट्रैवल करना चाहते थे या सेल करना चाहते थे। एंड उन दोनों का नाम क्या था जिन्होंने इनका साथ दिया था? वन वॉज अमेरिकन लैरी विगल एंड सेकेंड वॉज स्विस हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। और इसीलिए वो क्रूमैन एक साथ क्यों थे? ताकि इनको जो ट्रैवल करना है अपना या सी वॉयज करना है, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें या सिचुएशन को टैकल कर सकें। और जो बहुत ज़्यादा रफेस्ट सी माना जाता है ये केप टाउन का पूरा एरिया, उसको कवर अप कर सकें और अपना डिस्टेंस पूरा क्रॉस कर सकें सक्सेसफुली द सदर्न इंडियन ओशियन। एंड उसके बाद वो जो रफेस्ट सी लेवल था आफ्टर केप टाउन, जहाँ पर इन्हें 2 क्रूमैन मिले, उन्होंने क्या क्रॉस करा एक साथ? इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक। अभी तक ऑथर ने, उनकी वाइफ ने और 2 क्रू मेंबर्स ने क्या कवर अप किया था? केप टाउन एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। Okay, continuing with it. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. जैसे ये लोग केप टाउन तक गए तो क्या हुआ? केप टाउन के ट्रैवलिंग पार्ट में इन्हें क्या डिफ़िकल्टी हुई? जैसे कि बोला गया था वो वन ऑफ द रफेस्ट सी था जिसको ये लोग क्रॉस करना चाहते थे, उनका ड्रीम था। तो अब उनकी जो स्ट्रगल भरी जर्नी थी वो यहाँ पर दी गई है, दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन इट। तो सेकेंड डे जो केप टाउन का था, दे ऑल बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स होती हैं हैवी विंड्स, बहुत ज़्यादा हैवी विंड्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। और वो एक दिन के लिए नहीं थी, वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ब्लो हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है कि कोई पर्सन उसमें अपने आप को एनी हाउ संभाल सके, वो नेक्स्ट कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूस ऐसे ही चल रही थी स्ट्रॉन्ग विंड। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. जो यहाँ पे गेल्स हैं, हवाएं चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड, कहीं ना कहीं वो ऑथर को टेंशन में नहीं डाल रही थी। लेकिन ऑथर की टेंशन क्या थी कि जो हवाओं के साथ
सी वेव्स बढ़ती जा रही थी, लगातार जो सी वाटर होता है उसकी लहरें बढ़ती जा रही थी, वो खतरे से खाली नहीं थी। दे वर अलार्मिंग। कभी भी वो कोई एक टफ सिचुएशन ऑथर को या फिर उनके साथ जो भी क्रू मेंबर्स है उनको दे सकती थी, क्योंकि जो वेव्स थी वो थी अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अ मेन मास्ट। जो बोट का मेन बैलेंस करने वाला मास्ट होता है, हैवी बोट का जो शेप होता है, और जितना ऊंचा वो था 15 मीटर्स तक का, उतनी ही ज़्यादा ऊंची वेव्स आ रही थी, मतलब वो बोट के पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर रही थी। तो इसीलिए वो ऑथर के लिए और उनके क्रू मेंबर्स के लिए इक्वली डेंजरस था कि कभी भी उनको या उनकी बोट को कुछ भी हो सकता है, जो ये एडवेंचर करने के लिए गए थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. अब दिसंबर की 25 को उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया कि वो केप टाउन के ईस्ट एरिया पर हैं, जो कि 3,500 किलोमीटर्स पर था फ्रॉम वेस्ट, जहाँ से उन्होंने ट्रैवल करना बिगिन किया था या वॉयज करना। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। नाउ एट्रोशियस वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा तेज़ और डरावना वेदर। तो इतना ख़तरनाक वेदर होने के बाद भी उन्हें एक दिन मिला था ऑफ रेस्ट, और वो रेस्ट या हॉलीडे का दिन कौन सा था? क्रिसमस डे, जहाँ पर इनके पास कंप्लीट सराउंडेड एक क्रिसमस ट्री था टू सेलिब्रेट द क्रिसमस डे। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और वहाँ से लेकर न्यू ईयर के दिन तक मीन्स 31 और 1 के मिड तक भी उन्हें वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। वेदर वैसे का वैसा ही बुरा बना हुआ था, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड या फिर गेल्स चल रही थी। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब क्रू मेंबर्स को ये ज़रूर पता चल गया कि वेदर अब बदलने वाला है। लेकिन जब वो वेदर बदला तो वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बुरा हो गया। इट बिकेम वर्स। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट dawn on January 2. What is dawn now? Many of the times I have told you early morning, bright morning, जब light sunshine होता है, that is known as dawn. तो उसके according January 2 the waves were gigantic, means जो waves थी वो और ज़्यादा ह्यूज हो गई, और ज़्यादा बड़ी हो गई। लाइक एक जाइंट होता है, उस अकॉर्डिंग वो और ज़्यादा बड़ी होने लगी। सी वेव्स 15 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा? कंटिन्यूसली अपना सेल स्टार्ट रखा, लेकिन स्मॉल पोर्शंस पर, ताकि जो सी स्टॉर्म होता है या तेज़ ये हवाएं और साथ में सी वेव्स चलती हैं, वो उन्हें नुकसान न पहुँचाएं। तो उन्होंने स्मॉल स्टॉर्म जिब लिए, मतलब स्मॉल पोर्शन को कवर कर रेस्ट करने के बारे में सोचा। एंड वॉज स्टिल मेकिंग 8 knots. नॉट्स मीन्स, नॉट्स होती हैं सी की माइल को या डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ होने वाला यूनिट। तो उन्होंने अभी तक कितने नॉट्स कवर करे थे? जिब के थ्रू, स्मॉल जर्नी के थ्रू उन्होंने 8 knots या फिर 8 माइल्स को कवर करा था, सी माइल्स को। इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया था विथ स्मॉल जिब या फिर स्मॉल सेलिंग पोर्शंस। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। लेकिन जैसे जैसे उनकी शिप, मैंने आपको पहले ही बोला, जो यहाँ पे ह्यूज बोट है वो एक्चुअली बोट नहीं है, उसमें जितना भी वुडन स्ट्रक्चर है उसको एक शिप की तरह बनाया गया है। तो इसी अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है, एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे जैसे शिप एक एक स्टॉर्म को, जो वाटर वेव था, उसको कवर करती जा रही थी, हमने एक तरीके से सी का बिल्कुल एंडलेस पॉइंट देख लिया, जो इतना ज़्यादा एनॉर्मस या ह्यूज था कि हमें समझ में नहीं आया वो किस तरीके से हमारे पास आता ही जा रहा था वेव के थ्रू। और कोई भी वेव कभी भी हमें सी के अंदर गहराई तक डीपली डुबा भी सकती थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड
एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो विंड की इतनी तेज़ चीखने जैसी स्क्रीमिंग वाली आवाज़ होती है जब कोई बहुत तेज़ चिल्लाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो आपके पास होगा तो आपके कानों में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके ईयर को वो साउंड अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपके ईयर पेनफुल हो गए हैं क्योंकि कोई आपके पास बहुत तेज़ चिल्ला रहा है। सो दैट वाज द सेम रीज़न कि यहाँ पे ऑथर और जो साथ में क्रू मेंबर्स थे सी वॉयज के लिए, उन सब का यही मानना था, यही एक्सपीरियंस था कि जो विंड है वो ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ स्क्रीमिंग साउंड कर रही हो। एंड एनी हाउ वो जो साउंड उनके कानों में लगातार जा रहा था या स्प्रेड हो रहा था, इट वॉज पेनफुल फॉर देम। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब बोट को रोकने के लिए, मीन्स इनकी जो लॉन्गेस्ट बोट या शिप थी, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, क्योंकि अब जाकर वो थक चुके थे कि वो स्क्रीमिंग विंड का सामना कर सकें, तो उनका जो स्टॉर्म जिप था उन्होंने उसको साइड में रखा। मीन्स अपना जो प्लान था छोटे छोटे पोर्शंस को कवर करने का, उस प्लान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उस प्लान के ऊपर उनको और काम नहीं करना था। एंड तब जाकर उन्होंने क्या करा, ये जो हैवी मूरिंग रोप होती है, व्हाट इज़ हैवी मूरिंग रोप? एक ऐसी रोप जो टाइटली बहुत ज़्यादा थिक होती है, और जब भी आप उससे बोट को बांधते हैं तो बोट एक तरीके से लॉक हो जाती है। तो ऐसी रोप, हैवी रोप, जो कि एक बोट को या शिप को भी कंट्रोल कर सके, ऐसी रोप वो अपने साथ लेकर आए थे। और उन्होंने उस रोप को कहाँ बांधा? स्टर्न पर। स्टर्न वही होता है जो शिप का बिल्कुल एंड कॉर्नर होता है दोनों साइड से, जहाँ से शिप को बैलेंस करते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट साइड पर स्टर्न्स रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग उस रोप को उन्होंने लूप में, मतलब क्रॉस करके या फिर रिंग शेप बनाकर कर्विकल, उन्होंने उस स्टर्न तक उसको बांध दिया ताकि वो टाइटन रहे, फास्टेंड रहे। Then we double lashed everything, पर उन्होंने ये सिंगल लैश में नहीं करा, सिंगल रोप को नहीं बांधा, उन्होंने इस तरीके से उस रोप को डबल कर दिया, स्टर्न तक, कॉर्नर जो हैवी एंड्स रहते हैं शिप के, उधर तक उसको बांध दिया, ताकि रोप से शिप की एक पकड़ बनी रहे और शिप टूटे ना इतनी तेज़ हैवी वेव के थ्रू। Went through our life raft drill, attached lifeliness, donned oilskins and life jackets and waited. अब उन्होंने क्या करा? जस्ट गो थ्रू सिंगल वर्ड क्लियरली। अब उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल करी। मीन्स लाइफ राफ्ट होता है एक लाइफ बोट, जो सेकेंड बोट होती है अगर इन केस इनकी बोट को कुछ हो जाता है। लेकिन अभी तो उनकी यही बोट उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई थी जैसे ही उन्होंने रोप टाई अप कर ली। तो वो बोट उनके लिए एक लाइफ राफ्ट बन गई थी, मीन्स उनकी लाइफ को संभालने वाली। ड्रिल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे आप किसी को भी ड्रिल कर सकते हैं या छेद कर सकते हैं। ड्रिलिंग पार्ट, जब भी आपको लगता है कि आपको रोप कहीं और टाई करनी है या क्या, या कभी भी आप कुछ और प्लान करते हैं, लाइक कील वगैरह कुछ भी लगाते हैं, नेल, तो उसके लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ही उन्होंने अपनी शिप को एक लाइफ सेविंग शिप बनाने के लिए या रेफ्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसमें ड्रिल करा। अटैच्ड लाइफलिनेस, और उसमें क्या अटैच करा? और ज़्यादा रोप्स अटैच कर दी ताकि शिप पानी में डूब ना सके। उसकी वेव्स, पानी की वेव्स होती हैं, अगर वो शिप तक आ गई तो शिप गारंटीड धीरे धीरे डूब जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहीं और ड्रिल मशीन से स्मॉल होल कर वहाँ पर भी उस हैवी रोप को या मूरिंग रोप को अटैच कर दिया ताकि ये लोग बच सकें, लाइवलीनेस हो उनके पास। डोंट ऑयल स्किन, अब जाकर उन्होंने अपने लिए, जो डोंट होता है मीन्स होता है पुट ऑन, कुछ पहनना, तो उन्होंने एक ऐसी ऑयल स्किन से भरी हुई, वाटरप्रूफ कवरिंग से भरी हुई लाइफ जैकेट्स को पहन लिया अपने ऊपर। उन्होंने लाइफ जैकेट्स को पहन लिया जिसके ऊपर पानी टच ना हो पाए, क्योंकि वो एनिमल की ऑयली स्किन से बनी रहती है, बेसिकली फ़िश एंड सम ऑफ द अदर एनिमल जो भी लेदर स्किन्स होती हैं। तो उसे उन्होंने डोन कर लिया, मीन्स अपने ऊपर पहन लिया, दे पुट डाउन द लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। एंड एनी हाउ अपनी लाइफ बचने के लिए कि वो सेफ रहें, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, दे हैव वेटेड। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m.
अभी तक ये जो बात कर रहे थे वो अर्ली मॉर्निंग की थी, डॉन की, ऑन January 2. दैट इज़ द डाउन टाइम. नाउ अब इवनिंग की बात हो रही है. सो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM. डिज़ास्टर को फेस करने का कि अब कौन सा खतरनाक डिज़ास्टर उनके पास आने वाला है एकदम से या फिर अचानक से. इम्पेंडिंग होता है जो आपके पास एकदम क्विकली आ जाए और आपको सोचने का टाइम भी ना मिले. वो डिज़ास्टर उनके पास आया एट 6 PM, मतलब कि इवनिंग के टाइम, विथ एन ओमिनस साइलेंस. ओमिनस मीन्स कहते हैं तूफान के आने के पहले की शांति, इस तरीके का साइलेंस. मतलब कुछ टाइम के लिए उन्हें ऐसा लगा डिज़ास्टर के पहले कि वेव की वॉइस भी नहीं थी और विंड की भी नहीं. तो हर जगह ऐसे गहरा जो सन्नाटा बोलते हैं, लाइक दैट देयर वॉज ओमिनस साइलेंस. द विंड ड्रॉप्ड. अचानक से विंड पूरी तरह से ख़त्म हो गई. एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क. लेकिन स्काई जो था वो बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से ग्रेश कलर में डार्क हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन enormous क्लाउड. अब क्या हुआ, जो आसमान से एक थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आती है वैसे ऐसा लगा कि आसमान रोर कर रहा है. कहीं ना कहीं लाउड रोरिंग वॉइस आई, घुर्राने की आवाज़ आई आसमान से, और हर जगह से काले बादलों ने उनको घेर लिया इनॉर्मस तरीके से. टवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप. अब टवर्ड आफ्ट मीन्स केम ओवर द शिप. और ये सब कुछ ऐसा लगा कि ये काला घना अंधेरा या फिर घुराने वाले बादल, पूरे बारिश से भरे हुए बादल, क्लाउड्स, एवरीथिंग, द रोरिंग थंडर स्टॉर्म, वो ऐसा लगा कि शिप के बिल्कुल पास आ गया. दे केम ओवर द शिप. विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. लेकिन यहाँ पर ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस जैसे ही शेयर करा, उन्होंने क्या बोला, कहीं ना कहीं मुझे डर था, मुझे टेरर था, और उस टेरेबल फियर में, उस डर में, हॉरर में मैंने ये रियलाइज़ करा कि वो कोई क्लाउड नहीं था बल्कि एक ऐसी वेव थी, एक ऐसी सी वेव पानी से भरी हुई डार्क अंधेरे के टाइम पर कि मैंने आज तक ऐसी कभी अपनी फुल लाइफ में देखी ही नहीं थी. ही हैड नेवर सीन. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. अभी तक जिन भी वेव्स को वो देख रहे थे वो सारी की सारी वेव्स जो थी वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल में थी, बट ये वेव इतनी ऊंची थी कि उसने पूरा एक वर्टिकल डायरेक्शन ले लिया था. एंड बाकी सारी वेव्स की ऑलमोस्ट ये डबल वेव थी जिसने पूरी एक अच्छी सी हाइट ले ली, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो क्लाउड्स को भी टच कर रही है और आसमान में अंधेरा हो गया. तो उन सारी वेव से बहुत ज़्यादा बड़ी वेव ये थी, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. अब जाकर उन्हें ये लगा कि वो पूरी तरह से डर रहे हैं. उस वेव ने उनको इतना डरा दिया था कि हो सकता है वो उनके जो बोट का क्रेस्ट है उसको पूरी तरह से तोड़ दे, जो बोट का टॉप लेवल है उसको तोड़ दे, चटका दे. देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. अब यहाँ पे जो रोर थी, जो कि वॉइस थी वेव की, वो बहुत ज़्यादा थंडर की तरह और ज़्यादा तेज होने लगी. यू हैव हर्ड अबाउट द थंडरिंग साउंड. जब भी आपको लगता है कि बिजली कड़क रही है तो कभी बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ साउंड आता है, रोरिंग साउंड. तो यहाँ पर भी एक वेव के आने से ऐसा लगा कि हर जगह थंडरिंग साउंड आ गया हो. एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. और जो उन्होंने इतनी मेहनत करी थी बोट के एंड्स को बांधने के लिए रोप से, वो इतनी हैवी रोप भी बोट को कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रही थी. और एक स्टर्न उन्हें ऐसा लगा कि बोट तिरछी हो रही है और वो पूरा स्टर्न जो है वो अपना फेस वेव के डायरेक्शन में कर रहा है. तो जो बोट हॉरिजॉन्टल है, अगर उसका एक एंड ऊपर की तरफ वर्टिकली जाएगा तो एनीहाउ यही लगेगा कि किसी भी टाइम बोट पलट सकती है. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. एंड कहीं ना कहीं एक छोटे से मोमेंट के लिए
ऑथर को ये लगा कि शायद उस वेव पर ही उन्हें राइड करना पड़ेगा। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन तभी जाकर क्या हुआ, एक ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा ग्रेट साउंड वाला एक एक्सप्लोजन हुआ। मतलब एक जैसे बर्स्टिंग वॉइस आती है, जैसे कभी कहते हैं बादल या क्लाउड फट गया, तो ऐसा एक हाईएस्ट बर्स्टिंग वॉइस आई, ट्रिमेंडस ह्यूज सी ग्रेट वॉइस आई, एंड इट शूक द डेक। उसके कारण क्या हुआ, जो शिप का मेन डेक होता है, मतलब वुडन डेक जिससे शिप को कवर करते हैं, उसका रूफ पूरा, उसका बेस कहीं ना कहीं उस डेक को पूरा हिला दिया इस एक्सप्लोजन ने। मीन्स उसमें दरारें आ गई। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और पूरी तरह से एक टॉरेंट होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो एकदम से आपके पास आएगा स्पीड में। और वो वाटर इवनिंग टाइम पे कैसा लग रहा था, ग्रीन कलर का, एंड उसमें जो भी कुछ भी मटेरियल्स डालते हैं, जैसे कुछ भी पानी में होता है एक सॉल्टी स्ट्रक्चर वाइट कलर का, तो ग्रीन एंड वाइट कलर का पूरा एक तेज़ वाटर एक टॉरेंट की तरह आया और शिप के ऊपर बुरी तरह से ब्रोक हो गया। मीन्स हैवी स्पीड में जाकर शिप पर पड़ा। My hat smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अब यहाँ पे जो ऑथर का हेड था वो पूरी तरह से स्मैश्ड हो गया, मतलब कि उस टॉरेंट से क्रश हो गया। काफ़ी बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी भी एट द टाइम ऑफ होली फेस्टिव के टाइम किसी ने भी आपको अगर ज़ोर से एक पानी से भरा हुआ बलून मारा हो तो वो आपको हर्ट कर देता है। आपको समझ में भी नहीं आता कि वाटर आपको कैसे हर्ट कर रहा है। तो वही एक टॉरेंट स्पीड होती है वो वाटर कि जितना हैवी वाटर होगा या सॉल्टी वाटर, अगर वो कभी भी आपको बहुत तेज़ी से लगेगा तो वो वाटर भी आपको हर्ट कर सकता है। और जो न्यू सी डाइविंग सीखते हैं या फिर वाटर डाइविंग, काफ़ी बार वो डाइवर्स भी हर्ट होते हैं पानी के कारण, बिकॉज वो कंटिन्यूसली डाइव नहीं कर पाते हैं स्ट्रेट लेवल पे वाटर पे, तो वाटर उनको हर्ट कर देता है। तो सेम साइंटिफिक फॉर्म में ऑथर ने बोला जिस तरीके से टॉरेंट आया, पानी की स्पीड आई, उसने ऑथर के सीधा हेड पर अटैक करा और इतनी बुरी तरह से अटैक करा कि ऑथर को लगा उसका हेड स्मैश्ड हो गया, क्रश्ड इनटू 2 पीसेस लाइक दैट ही वाज फीलिंग। और ऐसा लगा कि ऑथर पूरी तरह से वो जो बोट का वेव्स का एक व्हील स्ट्रक्चर होता है जिससे बोट थोड़ा आगे जाती है या आप उसको अंदर से ही ड्राइव करने के लिए हेल्पफुल बनाते हैं, तो वो व्हील जाकर उनके सर पर लगा। मीन्स उनका सर व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड। और उन्हें ये लगा जैसे कि वो शिप के ऊपर कहीं ना कहीं फ्लाई कर रहे हो, पानी के कारण वो इस तरीके से पोजीशन में आ गए। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। एंड अब उन्हें धीरे धीरे लगा कि वो वेव के प्रेशर में आकर डूब रहे हैं और उन्हें अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। एंड अब उन्हें फाइनली लगा कि उनकी डेथ होने वाली है, क्योंकि वेव्स इतनी ऊपर आ गई कि उन्हें लग रहा है वो फ्लाई करें, वो वेव के ऊपर आ गए थे बिल्कुल, और शिप पर तो उनका बैलेंस था ही नहीं, उनकी बॉडी वेव के ऊपर थी। एंड उन्हें लगा जैसे ये वेव नीचे पानी में जाएगी वो उसके साथ ही डूब जाएंगे। तो ऑथर ने इजीली एक्सेप्ट कर ली कि अब उनकी डेथ उनके पास आ रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, अब वो कहीं ना कहीं फेंट होने जैसा उनका वो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया था। मीन्स उनकी एनर्जी पूरी लूज हो गई एंड उन्हें लग रहा था वो अपना कॉन्शियसनेस या होश खो बैठेंगे। ही विल गेट फेंट सून। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। अब ऑथर को लगा कि इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने अपने आप को एकदम से पीसफुल मैनर में रिलैक्स कर लिया कि अब उनके हाथ में सिचुएशन नहीं है एंड सून ही इज़ गोइंग टू डाई। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। बट न जाने कैसे अनएक्सपेक्टेडली उनका हेड पानी से बाहर आ गया। एकदम से सडनली वो पानी के बाहर आ गया, वाटर वेव के बाहर, जिसकी एक्सपेक्टेशन उनको भी नहीं थी। A few meters away, wave walker was near capsizing. और कुछ मीटर की दूरी पर जो इनकी बोट का नाम था, शिप कम बोट वेव वॉकर, उसका क्या हुआ, इट वॉज नियर कैप्साइजिंग, मतलब वो डूब रही थी, इट वॉज सिंकिंग।
हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो उसके मास्ट होते हैं शिप को संभालने वाले, वो पूरी तरह से वर्टिकल से दोबारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ गए और वो धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब जाकर फिर से एक वेव ने, एक गहरी सी पानी की लहर ने उसको ऊपर से जाकर वर्टिकली आकर तोड़ने की कोशिश करी। इट हर्ल्ड इट, मतलब कि कहीं दूर से वो वेव आई और उसको दूर जाकर फेंक दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ये लाइफ लाइन किसको बोला गया है? बोट को। मैंने आपको पहले ही बोला था जो ये वेव वॉकर है वही इन सारे क्रू मेंबर्स के लिए लाइफ लाइन थी, जो उनको सेफली इस सी जर्नी से बाहर ले जा सकती थी। तो वो लाइफ लाइन इट जर्ग मीन्स ऑलमोस्ट ब्रेक इनटू 2 पीसेस, जब उसके ऊपर सडनली एक वाटर अटैक हुआ। एंड इट टॉट, कहीं ना कहीं वो टूट गई। टाइटली एक स्ट्रेट वेव उसके ऊपर आई और वो चटक गई। ओके, I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. अब जाकर ऑथर ने एक ग्रैबिंग या होल्डिंग सिचुएशन ली टू द गार्ड रेल्स। अब गार्ड रेल्स क्या होते हैं? मीन्स एंकर्स। आप उनको एंकर की तरह डील कर सकते हैं। एंकर्स होते हैं जैसे शिप के पकड़ने के लिए हुक होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑथर ने उन हुक्स का यूज़ करा, गार्ड रेल्स का। एंड स्लेल्ड थ्रू द एयर इनटू द डेक लाइक अ रैग डॉल, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और ऐसा लगा ऑथर को कि कहीं ना कहीं वो हवा के थ्रू सेल कर रहे हैं अभी तक, और वेव वॉकर को वो मेन बूम तक ले आए। मतलब कि जो उसको बैलेंस करने के लिए एक बार चाहिए होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शेप में एक बड़ा सा हैवी सा डंडा चाहिए होता है, उन्हें वो मिल गया जो कि वेव वॉकर को डूबने से रोक सके। तो उन्होंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, बट कहीं ना कहीं जो लगातार एक के बाद एक कंटिन्यूसली वेव्स आती जा रही थी, वो डेक पर, जो कि बोट का एक वो होता है मेन पार्ट जहाँ पे लोग बैठते हैं क्रू मेंबर्स, वो कंटिन्यूसली डेक पर इतनी ज़ोर से आ रही थी, तेज़ी से, वन आफ्टर द अदर सब्सिक्वेंटली, कि उन्होंने ऑथर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक एक रैग डॉल की तरह यहाँ से वहाँ फेंकने लगी। वो वेव्स इतनी तेज़ थी, मतलब कि ऑथर इतने ज़्यादा वेव के वाटर में लाइट फील कर रहे थे कि वो एक डॉल की तरह यहाँ से वहाँ एक बोरे से बनी डॉल की तरह घूम रहे थे जिसमें कोई वेट ही ना हो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अब जो आपका बॉडी का रिब केज होता है उसमें से जो लेफ्ट रिब था ऑथर का, वो इस पानी के मूवमेंट के कारण क्रैक हो गया, चटक गया। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। एंड कहीं ना कहीं इसी के अकॉर्डिंग जो ऑथर का मुंह था वो पूरी तरह से उन्हीं के ब्लड से भर गया एंड उनके दांत भी टूट गए थे। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. और कहीं ना कहीं उन्होंने जो व्हील होता है बोट को बैलेंस करने के लिए उसको देखा, जो कि स्टर्न से जुड़ा हुआ था, अभी तक उस रोप की हेल्प से जुड़ा हुआ था। एंड जब तक वहाँ पर नेक्स्ट वेव आए, ऑथर ने टाइटली उसको पकड़ लिया था, उस व्हील को, एंड उसी के ऊपर कहीं ना कहीं वो चढ़ गए थे। ही हंग डाउन। Water everywhere. I could feel that the ship had water below. अब ऑथर को फील हो रहा था कि पानी इतना हद से ज़्यादा भर चुका था बोट में कि अब तो उस बोट में या शिप में नीचे तक भी बहुत सारा पानी था, और ये ऑथर फील कर सकते थे। डेफिनेटली जब आपकी शिप या फिर आपकी शिप या बोट कभी भी पानी में होगी तो उसके नीचे तो पानी होगा ही होगा। उसका मास्ट, उसका डेक, सब कुछ पानी से भर चुका होगा, बट वो ट्रैवल ही सी में कर रही है तो नीचे तो एनी हाउ पानी होगा। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन तो भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो व्हील को छोड़कर जाएं या अबंडन करें
और ये सब देखें कि शिप में कितनी नीचे तक पानी भर चुका है उसके मास्ट में. Now we will continue with this chapter tomorrow as well, class. Thank you for attending today's class. Have a nice day.